डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की बुक सामाजिक विज्ञान की। ये बुक है भूगोल की और इसमें हम पार्ट्स 7 पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा भारत। और इसके अंदर हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्षेत्रफल, उसका विस्तार पढ़ेंगे भारत का, और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में इसके अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यानी कि हिंद महासागर इस भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हुए हैं। यानी कि दक्षिण के अंदर भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर स्थित है, यानी कि कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का जो विस्तार है वो 3200 किलोमीटर है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे पर्वत, इसकी जो भी इनके भौगोलिक स्थिति है उसमें इसके अंदर भौगोलिक स्थिति के अंदर जितने भी इसके भौतिक विभाजन जो है उसका किस तरह से हो रखा है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, भारतीय महामरुस्थल स्थित है, उत्तर का मैदान है, असमान पठारी स्थित सतह है, तटीय भाग और द्वीप समूह सभी स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यानी कि ये सभी जो है पर्वत है, मरुस्थल, मैदानी भाग, पठारी क्षेत्र और तटीय भाग और द्वीप समूह, ये सभी भारत की जो भौगोलिक विभाजन का काम करते हैं। यहाँ के भौतिक विभाजन के अंदर ये दर्शाए जाते हैं और इनके स्थल रूपों में विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। यानी कि ये हम हमारे भारत में देखते हैं कि जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों में तो भिन्नता है ही, साथ में ही यहाँ की जो भाषा है, संस्कृति है, उसमें भी बहुत भिन्नता है, विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है। इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। यानी कि ये जो इस तरह से भाषा में, संस्कृति में, पहनावे में जो भिन्नता है, इसके बावजूद भी हम क्या पाते हैं कि हमारा जो देश है उसमें एकता है। यहाँ के सभी लोगों के अंदर एकता की भावना है, जो हमारी परंपराओं में भी दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। यानी कि हम विभिन्न होते हुए भी अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृति है इन लोगों की। ये सब अलग अलग होते हुए भी, भिन्नता होते हुए भी यहाँ पर जो एकता पाई जाती है, उसी की वजह से ये देश भारत क्या है कि एक राष्ट्र के रूप में बंधा हुआ है। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यानी कि 2011 की जनगणना के बाद से भारत के अब तक जो है भारत की जो जनसंख्या है, आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, और यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी कि क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है एग्जाम में कि दूसरे नंबर पे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो नाम है भारत। स्थिति के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये सभी को पता है कि जो विश्व का जो मानचित्र है उसमें भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यानी कि ये जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ये देश को बराबर भागों में बांटती है, यानी कि इसके मध्य से होकर गुजरती है। और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है, यानी कि जो दक्षिणी भाग है, कन्याकुमारी वाला भाग है, वो जो भाग है उसका दक्षिण भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और उत्तर की ओर जैसे हम जाते हैं तो इसका उत्तरी जो छोर है, उत्तरी भाग 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये जो है भारत का दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच
है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो विस्तार है, यानी कि पश्चिम की तरफ जहाँ राजस्थान आता है, यानी कि जो गुजरात का जो भाग है वो आता है यहाँ पे, राजस्थान गुजरात के आसपास वाला जो पश्चिमी वाला भाग है वो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश के जो पास में है वहाँ से जो पूर्वी छोर है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत का विस्तार है। अगर हम विश्व को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में अगर हम बांटते हैं तो भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में होगी। तो इस तरह से अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थिति आती है। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों में स्थानीय समय में बहुत अंतर हो सकता है, यानी कि बहुत अंतर होता है। ये जो इनके देशांतरीय विस्तार है और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, उनके देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार में लगभग 29 डिग्री अक्षांशों का अंतर आता है। और इसी वजह से यही वजह है कि जो भारत का जो समय है पूर्व और पश्चिम की तरफ, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ जो इनका जो स्थानीय समय है उसमें लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक का समय का अंतर आता है। यानी इस तरह की दूरी पर स्थित दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग यहाँ पर कितना होता है, 2 घंटे का होता है। यानी कि जो पूर्व से पश्चिम तक जो भी पूर्वी छोर पर स्थित जो स्थान है और पश्चिम दिशा पर, यानी कि पश्चिमी जो छोर है उस पर स्थित स्थानों के बीच का जो स्थानीय समय है उसमें लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। और जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है या हमें पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। यानी कि एक अक्षांश से लेकर दूसरे अक्षांश के बीच में यहाँ जो है 2 अक्षांशों के बीच स्थानीय समय के अंदर 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। यही कारण है कि हमारा जो देशांतरीय विस्तार है लगभग 29 डिग्री अक्षांशों का इनमें डिफरेंस आता है। तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ जो सूर्योदय होगा और गुजरात में जो सूर्योदय होगा उसके अंदर 2 घंटे का अंतर आएगा। और हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि जो हमारा स्थानीय समय है, भारत का जो स्थानीय समय यानी जिसको हम भारत का मानक समय कहते हैं, वो जो स्थानीय समय है वो हमारा होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही माना गया है। यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है उसी से हमारे स्थानीय समय की गणना होती है, यानी कि भारत का मानक समय डिसाइड किया गया है। और इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। यानी कि जो देशांतर है उसको दूसरा नाम यामोत्तर भी कहा जाता है। तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या 82.5 डिग्री यामोत्तर जो रेखा है उस पर जो समय निर्धारित होता है वो ही भारत का मानक समय कहा जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो यहाँ जो है इस मैप में हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इसमें जो है भारत के वो पड़ोसी देश जो भारत की स्थलीय सीमा को बनाते हैं, तो ये है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और श्रीलंका इसकी समुद्री सीमा, यानी कि श्रीलंका से जो पड़ोसी देश है वो इससे स्थलीय सीमा नहीं बनती है। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले जो देश हैं वो कुल मिलाकर यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है और 4th नंबर पे नेपाल, 5 नंबर पे भूटान, 6 नंबर पे म्यांमार और 7 नंबर पे बांग्लादेश। तो क्वेश्चन अगर ये होता है कि भारत की स्थलीय सीमा से जुड़ने वाले पड़ोसी देशों के नाम बताइए, ये कितने हैं, तो ये 7 है और नाम हमने यहाँ पे देख लिए हैं। तो 7 देशों की स्थलीय सीमा
जो है इसकी सीमा से जुड़ी हुई है और इन देशों के नाम हमने यहाँ पर देख लिया है। आगे हम ये देखते हैं यहाँ पर इस मैप के अंदर कि ये भारत के जो जितने भी स्टेट हैं उनके बारे में, कि लद्दाख अभी नया बनने वाला स्टेट है और इसकी राजधानी है लेह। दूसरा यहाँ पर है ये जम्मू एंड कश्मीर और इसकी राजधानी है यहाँ पर श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी है यहाँ पर शिमला। और उत्तराखंड देहरादून। पंजाब की चंडीगढ़ और हरियाणा की भी चंडीगढ़। तो दो ऐसे राज्य जिसकी सेम कैपिटल है, यानी कि एक ही राजधानी है, वो है पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल है, गुजरात की गांधीनगर, बिहार की पटना, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, और यहाँ सिक्किम की गंगटोक है, और असम की दिसपुर, और यहाँ मेघालय की शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, और नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल है, और मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला। और इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे और राज्य हैं इनको भी यहाँ पे देखते हैं। महाराष्ट्र की मुंबई है, और छत्तीसगढ़ की रायपुर है, ओडिशा की भुवनेश्वर है, हैदराबाद की तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की यहाँ पर अमरावती है। राजधानी पहले एक ही थी दोनों की, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का विभाजन हुआ है, उसके बाद में दोनों की राजधानी हैदराबाद रख दी गई थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बना दिया गया है। गोवा की है पणजी, कर्नाटक की है बेंगलुरु, और तमिलनाडु की राजधानी है यहाँ पर चेन्नई, और केरला की है यहाँ पे तिरुवनंतपुरम। इस तरह से हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बने हुए हैं, और इनकी यहाँ पर ये राजधानियाँ भी दी हुई है। आगे हम यहाँ पर इसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर देखते हैं कि इनमें से कौन, हमें ये देखना होगा कि इनमें से ये जो जितना भी हमने ये भौतिक यहाँ पर भौतिक ये राजनीतिक जो हमने मैप देखा, इसमें ये देखना है कि ये समुद्री सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं हमारे भारत से जुड़ने वाले। तो समुद्री सीमा बनाने वाले यहाँ पड़ोसी देश है बांग्लादेश है और म्यांमार है, और साथ में श्रीलंका भी इसका थोड़ा पार्ट इससे जुड़ा हुआ है जल संधि से, तो वो भी समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप भी है, एक तो है श्रीलंका, दूसरा मालदीव। तो यहाँ पर हमारे भारत से ही संबंधित है, और ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं मालदीव और श्रीलंका, जो समुद्र में स्थित 2 द्वीप भी हैं और हमारे पड़ोसी देश भी हैं। और पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है पाक जल संधि। अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन को। तो राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत एक विशाल देश है, आपको ये सभी को पता है, और इसके प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को यहाँ पर 29 लिखे हुए हैं, लेकिन बाद में ये लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश यहाँ बना देने के बाद में अब 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। 8वां केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बना दिया गया है। इसी तरह से अब वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है, आप सभी इसे जानते हैं। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। बहुत से राज्य हमारे भारत में ऐसे हैं जिनका विभाजन जो हुआ है, जिनका निर्माण जो हुआ है वो भाषा के आधार पर हुआ है, और उनका नाम भी भाषा के आधार पर ही रखा गया है। जैसे गुजरात जो है गुजराती बोलने वाला एरिया है, इसलिए उस क्षेत्र का नाम गुजरात रख दिया गया है। इसी तरह से भाषा के आधार पर ही भारत के जितने भी राज्य हैं, ज़्यादातर अधिकांश जो राज्य हैं उनका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कि पहले शुरुआत में मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश से विभाजन होने के बाद में, यानी कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर और उसका विभाजन छत्तीसगढ़ में हो जाने के बाद में अब जो है सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में भी बांटा गया है यहाँ पर, ये इसका प्रशासनिक विस्तार है। अब हम यहाँ पर भौगोलिक विभाजन के बारे में यहाँ देख लेते हैं कि भौगोलिक विभाजन में क्या है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की होती है, यानी कि जो भारत में पाई जाने वाली जो भी भौतिक आकृतियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे है पर्वत है, पठार, मैदान है, इस तरह से बहुत सारे जो ये भौगोलिक आकृतियाँ हैं इसका विभाजन यहाँ पे किया गया है। तो पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीपीय समूह, इस तरह से ये 5 भागों में भारत के भौगोलिक विभाजन को बांटा गया है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, यानी कि पहरेदारी का कार्य करता है, यानी कि जो पड़ोसी देशों से आने वाले जो आक्रमणकारी हैं उनको रोकने का काम करता है, पहरेदारी का काम करता है। दूसरा जो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको भी रोकने का काम करता है। इस तरह से भारत की जलवायु को ठंडा होने से या बर्फ़ जमने से ये रोकता है। हिम का मतलब यहाँ पर हिमालय जो है इसका संधि विच्छेद होता है हिम प्लस आलय, जिसका मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिमालय पर्वत यानी कि हिमालय के ऊपर जो है बहुत बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए इसका नाम हिमालय रखा गया है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है और इन श्रृंखलाओं को हमें क्रम वाइज याद रखना है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वरत हिमालय कहते हैं और दूसरा नाम है इसका हिमाद्री। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर भी इसी जो श्रृंखला है इसी के अंदर विश्व के सबसे ऊंची जो शिखर है वो भी इसी में पाए जाते हैं, यानी कि जैसे एवरेस्ट वगैरह ये सब जितने भी ऊंचे ऊंचे शिखर है वो वरत हिमालय यानी कि हिमाद्री में ही पाए जाते हैं। दूसरा नंबर जो मध्य में आता है उसे कहते हैं मध्य हिमालय या हिमाचल, और जो कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, यानी कि वरत हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और बहुत से लोकप्रिय जो पहाड़ी स्थान है, जो रमणीय क्षेत्र हैं, वो सभी मध्य हिमालय या हिमाचल में स्थित है। और यहाँ पर देखते हैं, और सबसे हिमालय का जो दक्षिणी भाग है यानी कि हिमाचल के जो दक्षिण में स्थित है उसको हम यहाँ पर कहते हैं शिवालिक, जो कि इसके इस श्रृंखला के हिमालय जो पर्वतमाला है उसका ये दक्षिणी भाग है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है, यानी कि जो शिवालिक है, शिवालिक के बाद में जस्ट नीचे दक्षिण में ही यानी शिवालिक जो पर्वतमाला है, शिवालिक यानी कि हिमालय पर्वतमाला का जो शिवालिक दक्षिणतम जो भाग है उसके जस्ट दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। तो इस तरह से हिमालय के दक्षिण में भारत का मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है और ये मैदान जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, यानी कि जल के साथ बहाकर लाए गए जो भी कण है, जो भी सेगमेंट है और उनके निक्षेपण होने से, उनके जमा होने से, डिपॉजिट होने से बनने वाला जो मैदान है वो उसको कहते हैं जलोढ़ मैदान। तो ये जो मैदान है उसका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो भी जलोढ़ लाया गया है उसके जमा होने से इसका निर्माण हुआ है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, यानी कि जो भी जलोढ़ निक्षेप होते हैं उनके साथ बहुत अलग अलग जगहों से बहुत सारे खनिज जो है इनके साथ बहकर आते हैं और जिसकी वजह से ये जो भूमि होती है बहुत ही उपजाऊ होती है, कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या भी अधिक होती है, क्योंकि ये कृषि के लिए सूटेबल होती है और पानी की व्यवस्था इसमें उपयुक्त होती है। इसी वजह से और समतल होने की वजह से कुछ भी निर्माण करने के लिए या इंडस्ट्री के लिए, जैसे मकान निर्माण करने के लिए या किसी और कार्य के लिए भी ये बहुत काम करना यहाँ पे आसान होता है, जिसकी वजह से मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है।
आगे हम देखते हैं भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, यानी कि जिसको हम कहते हैं थार का मरुस्थल, ये जो है भारत के पश्चिम में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है, यानी कि शुष्क है, हवा यहाँ गर्म रहती है, बहुत गर्म रहता है, और रेतीला यानी कि रेत के टीले यहाँ पे है। तो ये स्थल है। यहाँ पे जो वनस्पति की मात्रा है वो बहुत ही कम है। और उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, यानी कि हिमालय के बाद में उत्तरी मैदान, और उत्तरी मैदान के भी दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। और इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। इसका ये देखिए, यहाँ पर हम तीनों की इन्हीं चीज़ों को देख लेते हैं कि ये जो उत्तरी में, भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है, और इसके बिल्कुल जो उत्तरी भाग है वो हिमाचल, वरहत हिमालय है, यानी कि हिमाद्री है। मध्य के अंदर जो श्रृंखलाएँ आती है उसको हिमाचल कहते हैं या मध्य हिमालय कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे दक्षिण में शिवालिक है। शिवालिक के दक्षिण में ये गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियाँ जो है सिंधु से बनी हुई, इनसे बना हुआ ये यहाँ पर मैदान है। और मैदानी भागों के दक्षिण में यहाँ पे दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, जो कि इसके बिल्कुल मध्य से होकर और दक्षिण तक इसकी स्थिति है, और ये त्रिभुजाकार आकृति में है। और यहाँ इसके जो पश्चिम में है भारतीय महामरुस्थल, जो अरावली के पश्चिम में स्थित है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी प्रायद्वीपीय जो पठार है उसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इसका क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएँ भी हैं और घाटियाँ भी स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अभी हमने देखा यहाँ पर कि इसका जो प्रायद्वीपीय जो पठार है, इसके उत्तर और पश्चिम के अंदर, यानी कि इसके उत्तरी भाग, प्रायद्वीपीय पठार का ये जो है इसके उत्तरी भाग और पश्चिम के अंदर अरावली पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी इसकी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं, यानी कि जो विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वतमालाएँ हैं वो भी इसके महत्वपूर्ण है। और इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा व ताप्ती नदियाँ बहती है। और ये दो ही नदी ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं और अरब सागर में ये गिरती है। बाकी सभी जो नदियाँ हैं वो सारी की सारी पूर्व की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये एकमात्र दो नदियाँ ऐसी है जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों से के बीच से बहती है, और ये पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि भारत के जो है पश्चिम की ओर उल्टा ये इधर बहती है और यहाँ अरब सागर में आकर ये गिरती है। तो ये है यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी और ये सतपुड़ा। तो याद करने वाला क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? तो वो है नर्मदा। और ताप्ती नदी जो है वो सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है और ये दोनों ही पश्चिम दिशा की ओर बहती है और पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यानी कि नॉलेज है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि ये पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में गिरती है। ये नदियाँ नर्मदा और ताप्ती। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट या पूर्वी घाट स्थित है, यानी कि जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। इसके पश्चिम में ये पश्चिमी घाट है और पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो आप इनके नाम भी स्पष्ट रूप से याद रखें कि जो पश्चिमी घाट है उसको दूसरा अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम है सह्याद्री। और पूर्वी जो घाट है उसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो वो है उत्तरी सरकार। अब आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान नहीं है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है उसका विस्तार एक जैसा नहीं है, वो उबड़ खाबड़ है। यानी कि जबकि पूर्वी जो घाट है
एक मिनट, पश्चिमी जो घाट है उसका विस्तार एक समान है, यानी कि वो कहीं से कटा फटा नहीं है, जबकि पूर्वी जो घाट है वो बीच बीच से कटा हुआ है और असमान है। और इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है। यानी कि जो पठारी भाग है, जो पठार है वो क्या है, पठार खनिजों के लिए अजायब घर का काम करते हैं। यानी कि यहाँ सर्वाधिक जो खनिज पाए जाते हैं वो किस भौगोलिक विभाजन में पाए जाते हैं, किस भौगोलिक भौतिक विभाजन में पाए जाते हैं, तो वो है पठार। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार स्थिति पश्चिमी घाट की और पूर्वी घाट की। यहाँ देखिए पश्चिमी घाट बिल्कुल भी कटा फटा नहीं है और एक समान है, जबकि पूर्वी घाट जो है ये यहाँ पर है, फिर बीच में से हट गया है, फिर कटा फटा है। इस तरह से पश्चिमी घाट कटा फटा है। तो इस तरह की ये छोटी छोटी जो नॉलेज है ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है और क्वेश्चन बनाने का जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गया है और इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आजकल बहुत कम पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। तो इनको भी हम एक बार यहाँ देख लेते हैं कि ये जो है पश्चिमी घाट है, इसके पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी घाट जो है उसके पूर्व के अंदर जो ये मैदानी भाग है इसको कहते हैं पूर्वी तटीय भाग। पश्चिमी तटीय भाग मैदान जो है वो काफ़ी सकड़े हैं। आप यहाँ से देख रहे होंगे कि पश्चिमी जो मैदानी भाग है वो बहुत ही सकड़े हैं और पूर्वी जो भाग है वो सकड़ा नहीं है, यानी कि थोड़ा चौड़ा यहाँ पर है अपेक्षाकृत पश्चिमी घाट की पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षाकृत पूर्वी मैदानी भाग जो है वो अपेक्षाकृत इससे चौड़ा है। तो यहाँ हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकड़े हैं और पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत यहाँ चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली बहुत सारी नदियाँ और पूर्वी ये जो हमारा भारत है इसके पूर्व की ओर यहाँ बहने वाली बहुत सारी नदियाँ हैं। पूर्व की ओर सर्वाधिक नदियाँ यहाँ पे बहती है, यानी कि पूर्वी जो घाट है उस पर सर्वाधिक नदियाँ बहती है, जबकि पश्चिमी घाट पे सिर्फ 2 ही नदियाँ पश्चिमी घाट की ओर बहकर जाती है, वो है नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ जो पूर्वी घाट की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं, भारत के पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं उनके नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि इनका जो ऊपर से उत्तर से लेके दक्षिण तक है जो इनका क्रम है वो भी याद रखना होगा। तो सबसे उत्तर में यहाँ पे पहले महानदी आती है, फिर उसके बाद में गोदावरी है, फिर इसके बाद में यहाँ पे कृष्णा बहती है और लास्ट में कावेरी। तो ये भी क्रम भी आपको याद रखना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टे का निर्माण करती है, यानी कि ये जो नदियाँ हैं इनका जो मुहाना है यानी समुद्र में गिरने से पहले जो मुहाना इनका बनता है और डेल्टा का जो निर्माण यहाँ पर ये करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा स्थित है। यानी कि यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो मुहाना है और वहाँ जो ये वो डेल्टा का निर्माण करती है उसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। तो ये सुंदरवन डेल्टा यहाँ पर स्थित है कि ये देखिए यहाँ पर ये दोनों नदियाँ गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में गिरने से पहले ये जो डेल्टा का निर्माण करती है इसे कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है सुंदरवन डेल्टा। अब ये जो है आपका ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है और इससे पहले हम इसके समाप्त करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो इसके अंदर रखी गई है इनको भी हम यहाँ पर एक नज़र देख लेते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप वह भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है और भारत जो है उसको भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये 3 तरफ से दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तीनों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। यही कारण है कि भारत को प्रायद्वीप का नाम दिया गया है। आगे हम यहाँ पर एक और देख लेते हैं कि बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, यानी कि जो बड़े देश हैं उनका विस्तार जो है पूर्व से
पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। यानी कि जो भी बड़े देश हैं उनका जो विस्तार बड़ा होता है तो उनका मानक समय एक नहीं होता है, उसमें बहुत सारे मानक समय निश्चित किए जाते हैं। तो अमेरिका जो है उसमें 7 मानक समय रखे गए हैं, कनाडा में 6 मानक समय रखे गए हैं। और आगे हम यहाँ पर देखते हैं रूस, जिसमें सर्वाधिक मानक समय रखे गए हैं और वो हैं 11 मानक समय यहाँ पर है, जो क्योंकि रूस सर्वाधिक सबसे बड़ा देश है, इसलिए सबसे बड़ा विस्तार होने के कारण यहाँ जो है मानक समय भी सर्वाधिक है और वो है 11 यहाँ पे मानक समय स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है। आगे हम यहाँ पर और देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको भी हम यहाँ पे नॉलेज में ले लेते हैं। जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित यानी कि जमा कर दी जाती है, तो उसी को जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसको सहायक नदी कहते हैं। यानी कि सहायक नदियाँ वो होती है जो बड़ी नदी के अंदर आकर मिलती है। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं, आगे और भी चीज़ें हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो उसका निर्माण करने वाली जो नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत में बहती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है और उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा की जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है। और याद रखने वाली बात यह है कि जो डेल्टा होता है जो नदियों के द्वारा बनाया गया जो डेल्टा है उसकी आकृति त्रिभुजाकार ही होती है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। यानी कि डेल्टा कौन सा भाग होता है? वो होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है और उस जगह की नदी का मुहाना कहा जाता है। यानी कि जो भी नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है और जिस जगह से ये प्रवेश करती है समुद्र में वो जगह उसका मुहाना कहलाती है। और मुहाने से के पास में ही ये जो ऐसा स्थान जो त्रिभुजाकार होता है वो डेल्टा कहलाता है। ये डेल्टा नदी के मुहाने पर ही बनता है। आगे हम यहाँ पर अब ये हमारा जो है ये पार्ट थोड़ा और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और रह गया है जिसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं। यानी कि भारत के जो भौतिक विभाजन है उनमें द्वीप समूह को यहाँ पर हम देख लेते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह है और उनके नाम है लक्षद्वीप समूह और जो कि अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है द्वीप समूह, और ये केरल तट से कुछ ही दूर स्थित परवाल द्वीप समूह है। यानी कि जो लक्षद्वीप है वो परवाल द्वीप समूह भी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो एक बार इसकी स्थिति को हम यहाँ पर देख लेते हैं द्वीप समूह में भी। और यहाँ देखते हैं कि ये जो 2 द्वीप समूह यहाँ पर है, एक ही है लक्षद्वीप जो केरल के पास में ही है और ये परवाल द्वीप समूह है, और दूसरा ये यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और ये लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। और ये यहाँ पर एक दूसरा देश भी है जो कि द्वीप का काम करते हैं। यहाँ पर द्वीपीय देश हैं मालदीव और श्रीलंका। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो दोनों द्वीप समूह है, ये एक लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे हम देखते हैं कि द्वीप समूह वर्ष वो कौन सा द्वीप समूह है जो वर्ष 2004 में, यानी कि जो ऐसा कि वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ है, तो वो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये जो है समाचार पत्रों और लोगों के बीच बातचीत के जरिए, यानी कि ये है
कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। ये सब बातें हम यहाँ पे अपने किसी से मतलब इस बुक में हम देखेंगे कि कैसे भारत ने ये जो सुनामी 2004 में आई थी उसका किस तरह से सामना किया और कौन से द्वीप सर्वाधिक द्वीप समूह प्रभावित हुआ है। सुनामी क्या होता है? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग होते हैं। सुनामी की होती है वो क्या होती है कि एक विशाल सागरीय तरंग होते हैं जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुनामी किसके कारण उत्पन्न होती है, तो वो भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी हम देख लेते हैं कि सुनामी की वजह से जो है यहाँ पर कितना विनाश हुआ है। तो ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपनाया प्रलयकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आलोड़न और मीलों दूर फैला साया, प्रकृति के विनाश ने मानव का अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक, सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण सहायता में पीड़ितों के, यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी और हृदय में खुशियाँ दमकेगी। इस तरह से बच्चों ने उस सुनामी का वर्णन करते हुए कुछ पंक्तियाँ लिखी है। और यहाँ जो है बहुत बड़ा विनाश सुनामी की वजह से, 2004 में आने वाली सुनामी की वजह से बहुत बड़ा विनाश हुआ था। और दूसरी बात यह कि जो हमारा भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये भी सुनामी की वजह से जलमग्न हो चुका है। तो आज हम इतना ही इस चैप्टर के अंदर, और आशा है कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ये जो है कि आपके लिए ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी और जो छोटी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रखने वाला ये वीडियो है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट आपके लिए और भी ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लेते आएंगे, और आप इन्हें देखकर और सभी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो धन्यवाद।